बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। होप सो कि आप लोग सब ठीक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में क्लास हमने जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक कवर किया है जिसे XML और XHTML का जो डिफरेंस हमने वो पढ़ा था कि XML क्या चीज़ होती है और XHTML क्या होती है। XML को हम जो है वो डाटा फाइल भी कहते हैं, जिसमें हम जो है अपने सिर्फ डाटा को जो क्या कर सकते हैं, स्टोर करवा सकते हैं और उसे जैसे डेटाबेस में से हम दोबारा किसी डेटाबेस में हम डाटा रख दें और बाद में हम उसे अपनी एप्लीकेशंस के थ्रू हम उसे किसी के थ्रू जो है फैच करवाना चाहें तो सेम लाइक डैट आप क्या कर सकते हैं, जो XML की फ़ाइल के साथ कर सकते हैं। XML की फ़ाइल जो है वो उसका ये भी एक एडवांटेज था कि आप उसको जो है दोनों पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप अपनी वेब के लिए भी और आप अपनी जो है एप्लीकेशन दोनों के लिए डाटा जो है एक ही XML फाइल से फैच कर सकते हैं। और उसके जो है हमने बहुत से एडवांटेजेस पढ़े थे, जिसमें हम जो कह सकते हैं लैंग्वेज जो है रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। आप जो है C++ या C# वाली लैंग्वेज जो पाइथन को भेज सकते हैं, उसके पास भी इसकी लाइब्रेरीज होती हैं, वो उसको जो है वो फैच कर लेगी। इसी तरह कोई ऑपरेटिंग सिस्टम की भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बहुत सारे उसके जो है वो एडवांटेजेस थे। उसके बाद हमने XHTML पढ़ा था, जिसमें जो है वो HTML का जो एडवांस वर्जन है वो पढ़ा था। उसमें स्मॉल लेटर्स यूज़ होते हैं, एलिमेंट्स को डिक्लेयर करना लाजमी होता है, कोटेशन मार्क्स में एलिमेंट्स को लिखते हैं। तो इस तरह की जो है वो चीज़ें हमने पढ़ी थी। एनी हाउ ये आप लोग जब इसको इम्प्लीमेंट करेंगे देन ये आपको बहुत क्लियरली समझ आ जाएगा और वो आप अपनी जो है वो वेब डेवलपमेंट के जो है वो सब्जेक्ट में इम्प्लीमेंट करें या उन टीचर्स को कहें कि आप हमें XML की फ़ाइल और जो है XHTML की फ़ाइल जो है वो रन करके दिखाएं। मेरा तो यही पर्पज़ है कि आपको थियोरेटिकली जो है इनका ओवरव्यू दूं और उनके डिफरेंसेस बताऊं, उनकी यूजेज बताऊं और इस तरह की जो है वो सारी पॉसिबिलिटीज़ बताऊं। आज का जो हमारा क्लास टॉपिक है, नो डाउट इट्स नॉट रिलेटेड टू यू और ये थोड़ा सा एडवांस है। आप लोग अभी इस लेवल पे नहीं, मैं समझता हूँ कि नहीं है जिस लेवल पे ये टॉपिक है। एनी हाउ अब आपके कंटेंट में है तो ये हमें डिस्कस करना पड़ेगा। आज जो है हम जो है सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन पढ़ने जा रहे हैं। एक्चुअल में सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन तो बहुत कम्प्लेक्स है। इसमें आपको सारी पोर्ट, सारे सर्वर स्विचेस के बारे में और जो है SSL के बारे में, अलाइन के बारे में और इस तरह की सारी चीज़ों के बारे में जो है आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए इसकी कॉन्फ़िगरेशन एक मुश्किल प्रोसेस है कि सर्वर को कॉन्फ़िगर करना और सारी जो है वो सारी मशीन्स के साथ या सारे सिस्टम के साथ उसकी कंपैटिबिलिटी मैच करना, देन उसकी जो है वो उसकी पोर्ट्स को मैच करके उनके दरमियान कनेक्टिविटी करवाना। इट्स क्वाइट अ डिफ़िकल्ट टास्क एंड इट्स अप टू योर लेवल। आप हम ये कह सकते हैं कि हम इसको थियोरेटिकल समझ लेते हैं कि सर्वर क्या होता है, उसमें होता क्या है। थोड़ा बहुत आपको होना होगा, लेकिन थोड़ा सा डेप्थ में बता देते हैं कि ये किन किन चीज़ों को एक्सेस करता है, ठीक है, और ये वर्क कैसे करता है, इसमें डायरेक्टरीज कौन सी होती हैं और इसमें जो है कौन सी फाइल चलेगी और वर्कर जो सर्वर रन करेगा, तो पोर्ट्स कौन सी होती हैं और इसके अलावा जो है इसकी जो डायरेक्टरीज और एग्जीक्यूशन के बारे में थोड़ा सा थ्योरेटिकली देख लेते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा होना हो जाए। बाकी अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इट्स अ लेंथी पार्ट और वो आप लोगों से भी अभी थोड़ा सा, क्योंकि आप तो भी जो है वो OSI लेयर और इस तरह की लेयर्स ही पढ़ रहे हैं, तो ये तो उनसे भी बहुत थोड़ा सा आगे का काम है। थोड़ा सा जो है हम थ्योरेटिकली इसको कवर करेंगे। थ्योरेटिकली मैं आपको आज बताऊंगा कि सर्वर क्या होता है और उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, सही है। लेट्स बिगिन अवर टॉपिक। सर्वर कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। जैसे आपको नाम से पता चल रहा है कि कोई सर्वर है, कोई चीज़ है, तो उसको हमने क्या करना है, कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन से मुराद ये है कि जैसे इम्प्लीमेंटेशन होती है उसी तरह ही हम क्या करते हैं, नेटवर्किंग में कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, ठीक है, कि कौन सी जो है वो पिंग जा रही है या नहीं जा रही किसी सर्वर को,
किसी सर्वर में लिंक को अप करवाना है, किसी सर्वर में लिंक को डाउन करवाना है, किसी की बैंडविड्थ इतनी रखनी है, किसको बैंडविड्थ कम देनी है, किस सर्वर पे रिस्ट्रिक्शन लगानी है कि मेरा एम्प्लॉय जो है फेसबुक यूज़ ना कर सके, यूट्यूब यूज़ ना कर सके विद इन आवर्स जो वर्किंग आवर्स हैं। तो इस तरह की जो कॉन्फ़िगरेशन है, इस तरह किस पोर्ट पे कौन सा सर्वर चलाना है, ठीक है, और उसका यूज़र ने पासवर्ड क्या रखना है। तो इस तरह की जो चीज़ होती है ना, वो हम नेटवर्किंग में उसे कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन। अगर जैसे आप प्रोग्रामिंग में करते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, ठीक है, फ़लाँ एट्रीब्यूट को फ़लाँ में पास करवा दो और फ़लाँ पेरेंट का जो चाइल्ड बना दो, इस तरह की जो हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं इसमें हम क्या करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। सो सर्वर की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है, सबसे पहले जो सबसे मेन पार्ट जो है इसका वो यही है कि सर्वर का बिहेवियर और सर्वर की फंक्शनैलिटी, इसकी टेक्निक्स और इसकी सारी की सारी जो है वो डिपेंड किस पे करती हैं, इसकी कॉन्फ़िगरेशन के। इफ़ योर कॉन्फ़िगरेशन विल बी राइट देन योर सर्वर विल बी वर्किंग करेक्टली। उसमें कोई ऐसी नहीं होगा। ज़ाहिर बात है अगर इम्प्लीमेंटेशन ठीक हुई है आपके जो है सी शार्प की, पाइथन की, आप जिसमें काम कर रहे हैं, अगर तो उसमें तो कोई एरर नहीं, या आप अपने वेब की बात कर लें तो अगर उसमें कोई टैग मिस नहीं है, कोई उसमें जो है क्लोजिंग टैग मिस नहीं है, तो वो क्या करेगा, एग्जैक्टली काम करेगा। इसी तरह ही अगर सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन हुई हो तो वो क्या करता है, बिल्कुल परफेक्ट काम करता है, उसकी परफेक्शन 100% होती है। जबकि आपके सर्वर और वेब सर्वर में भी फ़र्क है। मतलब फ़र्क इस तरह ही है कि वेब सर्वर होता है ना, जो वो सर्वर की सब टाइप होती है, तो इस पे क्या होती है, हम वेबसाइट को ही मैनेज करते हैं। तो हमारा चूँकि टॉपिक वेब सर्वर है, इसलिए हम जो है वेब सर्वर ही जो हमारा जो सब्जेक्ट है वो वेब जो है वो टेक्नोलॉजी है, तो इसलिए हम वेब सर्वर को ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वेब सर्वर की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो डिफरेंट होती है रादर देन इम्प्लीमेंटेशन या अदर जो है वो सर्वर्स के थ्रू जो अदर सर्वर की कॉन्फ़िगरेशंस होती है, ठीक है। मिसाल के तौर पर सर्वर जो है वो कॉन्फ़िगर, सबसे पहली बात तो सर्वर कॉन्फ़िगर क्यों किया जाता है, क्योंकि उसने क्या करना होता है, डिफरेंट एक्सटेंशंस की फ़ाइल को मैप करना होता है, ठीक है। या MIME टाइप जो मैंने इधर लिखा भी हुआ है कि एक तो वो डिफरेंट जो है एक्सटेंशंस की फ़ाइल को मैप करता है, या MIME की फ़ाइल को मैप करता है। नीचे नोट में मैंने उसकी एब्रीवेशन भी लिखी हुई है। MIME स्टैंड फॉर मल्टीपर्पज़ इंटर एंड मेल एक्सटेंशन फ़ाइल, ठीक है। कोई भी मल्टीपर्पज़, फॉर एग्जांपल XML की फ़ाइल है, फॉर एग्जांपल PDF की फ़ाइल है, फॉर एग्जांपल डॉक की फ़ाइल है, फॉर एग्जांपल MP4 MP3 की फ़ाइल है, ठीक है, फॉर एग्जांपल PNG की JPG की फ़ाइल है। तो किसी भी टाइप की एक्सटेंशन हो, मेल एक्सटेंशन हो, ठीक है, तो वो उसको क्या करता है, उसके इन किसी भी टाइप की जो फाइल की एक्सटेंशन हो, MIM टाइप हो, उनको क्या करता है, उनको ट्रांसफ़र करता है, ठीक है, उनको कॉन्फ़िगर करता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको बताऊं, और इन सब का जो सोर्स है वो क्या है, इंटरनेट है। ज़ाहिरी बात है जो सोर्स इसका है वो क्या है, इंटरनेट है। और दूसरी बात क्या करता है, हर सर्वर जो है वो कॉन्फ़िगर क्या करता है, टू रिजॉल्व URL टू एड्रेस इन दी लोकल फाइल सिस्टम। मतलब क्या, एक आपका जो है वो लोकल फाइल सिस्टम है, ठीक है। सर्वर क्या होता है, सर्वर होता है कि 10-12 मशीन्स को जो है वो इकट्ठे एक ही पॉइंट पर हम क्या कर रहे होते हैं, कनेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जो 10-12 सिस्टम जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, लोकल फाइल, लोकल सिस्टम होते हैं। तो जो सेंटर में पड़ा हुआ है वो क्या है, सर्वर है। तो बस 10-12 सिस्टम्स की जो फाइल एक्सटेंशन है, डिफरेंट फाइल एक्सटेंशन। देखिए फर्स्ट वाले सिस्टम ने क्या किया, PDF की फाइल भेजी। सेकंड वाला सिस्टम क्या चाहता है कि मेरी वर्ड की फाइल जो है एक्सटेंशन अलग होगी। थर्ड वाला कहता है मेरी MP3 की, फोर्थ वाला कहता है मेरी MP4 की। इस तरह हर सिस्टम से क्या होती है, अलग अलग की फाइल एक्सटेंशन जो है सर्वर को रिसीव होती है। तो सर्वर क्या करता है, उन फाइल एक्सटेंशंस को या उन फाइल्स को क्या करता है, वे प्रोवाइड करता है कि कहाँ जाना है, किधर जाना है, किसको लेकर जाना है, ठीक है। अब सर्वर जो है एक लोकल भी होता है, एक ग्लोबल भी होता है। लोकली क्या है कि मैं अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाता हूँ और उसमें मैं क्या करता हूँ, 10-12 मेरे सिस्टम है, उनको मैं एक सर्वर के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, कोई भी चीज़ पास होगी तो इस सर्वर के थ्रू पास होगी।
ग्लोबली क्या है, जैसे यूट्यूब का सर्वर पड़ा हुआ है डिफरेंट सिटीज़ में, कैलिफोर्निया में पड़ा हुआ है, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, हर जगह पे। तो क्या है कि ग्लोबली है वो, मतलब बहुत सारे सिस्टम जो है ग्लोबली एक सर्वर के साथ कनेक्ट है। तो इसी तरह ही जो है वो क्या करता है कि डिफरेंट फाइल को MIME टाइप की जो है फाइल होती हैं उनको इंटरनेट के थ्रू जो है वो पास आउट करवाता है, और क्या करता है जो लोकल सिस्टम की जो URL है उसको रिजॉल्व करता है ग्लोबली लेवल पे या अपने ही जो ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे। तो ये इसका थोड़ा सा जो है वो पर्पस है। जैसे मैंने आपको 5-10 जो है सिस्टम की एग्जांपल दी, तो इनका जो URL है उनको उनकी कॉन्फ़िगरेशन 5-10 जो सिस्टम के URL है उनकी कॉन्फ़िगरेशन, चूँकि हम वेब सर्वर की बात कर रहे हैं इसलिए हम वेब को लेकर चलते हैं, उनकी कॉन्फ़िगरेशन या उनके एड्रेसेस की कॉन्फ़िगरेशन जो है वो किसके थ्रू होती है, सर्वर के थ्रू होती है। ठीक है, आप लोगों को शायद इस बात का थोड़ा बहुत हाव ना हो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाए ना तो वहाँ पे जो है वो कहते हैं यूट्यूब नहीं चलेगी, ठीक है, या फेसबुक नहीं चलेगी। तो वो क्या होता है, उन्होंने सर्वर पे उस पोर्ट पे रिस्ट्रिक्शन लगाई होती है। ये जिस पोर्ट के साथ आपका सिस्टम कनेक्ट है या जिस सर्वर के साथ आपका सिस्टम कनेक्ट है वहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन की हुई है कि इस बंदे को फेसबुक नहीं इसके जो सर्वर पे, इसके लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे नहीं चलनी चाहिए। पीछे से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कंट्री वाइज ग्लोबली वाइज कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बहरहाल वो आपने अपने सर्वर पे लगाई हुई है। फॉर एग्जांपल, और एग्जांपल है तो आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाए ना तो HR को या जो है डेवलपमेंट साइड वाले जिन्होंने मैनेजमेंट जो करनी होती है उनको जो होती है वो बैंडविड्थ ज़्यादा दी होती है। तो उनको क्योंकि इंटरनेट ज़्यादा ज़रूरी होता है, उनकी जो काम ही इंटरनेट के थ्रू होता है, या जिन्होंने कॉलिंग करनी हो या इस तरह की, तो क्या है कि उनके जो वो जिस पोर्ट के साथ कनेक्टेड है उसको क्या करते हैं, बैंडविड्थ वो ज़्यादा दे देते हैं, प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह जो है वो सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग टाइप है, अलग अलग तरीक़ों से हो जाती है। तो वो क्या करते हैं, जो लोकल सिस्टम है उसकी URL को कॉन्फ़िगर करते हैं सर्वर सिस्टम के साथ। तो सर्वर सिस्टम और लोकल सिस्टम के साथ के दरमियान जो एड्रेसेस की कॉन्फ़िगरेशन होती है वो सर्वर करता है। ठीक है, तो होप सो कि आपको थोड़ा सा हाव ना हो गया होगा। अब पढ़ते हैं डायरेक्टरी जो स्ट्रक्चर। सबसे पहले तो आपको डायरेक्टरी स्ट्रक्चर से मुराद क्या, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए डायरेक्टरी क्या है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में भी शायद बताया हो कि डायरेक्टरी वो चीज़ होती है या वो प्लेस होती है जहाँ पे किसी चीज़ की या आप कह लें रीढ़ की हड्डी होती है किसी भी चीज़ की इम्प्लीमेंटेशन की। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपको दिखाऊं कि C की डायरेक्टरी जो है ना वो ये है प्रोग्राम फाइल, ठीक है, विंडोज़ प्रोग्राम फाइल, ये इसकी डायरेक्टरी है क्योंकि यहाँ पे उसकी जो है जान पड़ी हुई है। ठीक है, जो इसमें जो है वो विंडोज़ की जो है वो 5-6 हज़ार फाइलें होती हैं, exe फाइल जो होती हैं वो सारी इसमें क्या होती हैं, पड़ी होती हैं। ठीक है, तो ये क्या है, C की डायरेक्टरी है, ये हमारे कंप्यूटर की डायरेक्टरी है। सेम एज इट इज़ क्या होता है, सेम एज इट इज़ क्या होता है, सर्वर की जो है वो डायरेक्टरी होती है। ठीक है, सर्वर की डायरेक्टरीज होती हैं। इसमें भी क्या होता है कि जहाँ पे सर्वर जिस जगह पे क्या होता है इंस्टॉल होता है या जिस जगह पे उसकी जो है वो exe फाइल्स पड़ी होती हैं उनको क्या कहते हैं, सर्वर की डायरेक्टरी। ठीक है, अब जो HTTP के सर्वर की डायरेक्टरी होती है उसको हम कहते हैं सर्वर रूट। मतलब जो फोल्डर, जो मतलब फाइल जहाँ पे सारा के सारा जो है वो सर्वर का चिट्ठा कट्ठा पड़ा होता है उसे क्या कहते हैं, सर्वर रूट, जिसके ज़रिए वो इंस्टॉल होता है, जिसके ज़रिए वो कॉन्फ़िगर होता है। ठीक है, अदर जो डायरेक्टरीज होती है जैसे डॉक्यूमेंट रूट, कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्टरी रूट, लॉग डायरेक्टरी आपको पता ही है, लॉगिन यूज़र नेम पासवर्ड। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्टरी जिसमें जो है कॉन्फ़िगरेशंस पड़ी होंगी। आगे रूट, सर्वर रूट को भी अलग अलग डायरेक्टरीज में क्या किया गया, डिफाइन किया गया। डॉक्यूमेंट रूट जिसमें डॉक्यूमेंट्स होंगे, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन जिसमें कॉन्फ़िगरेशन, लॉग जिसमें लॉग, CGI मैंने नीचे नोट में लिखा हुआ है, CGI इज़ नाउन एज अ कंप्यूटर जनरेटेड इमेजिनरी। ठीक है, इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ द फील्ड ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक। 3D जो चीज़ें होती हैं ना, 3D इमेजेस जो होती हैं, इमेजेस आप कह लें, ठीक है, कंप्यूटर ग्राफिक इंटरचेंज जिसे कहते हैं। ठीक है, तो ये जो इस तरह की चीज़ें होंगी वो CGI में पड़ी होंगी। ग्राफिक्स के जो रिलेटेड डायरेक्टरी होगी उसे कहते हैं CGI। और जो है वो कैसे कहते हैं, सेवलेट जो है
इसे सर्वलेट पढ़ते हैं, आर इसमें साइलेंट है। सर्वलेट जो है डायरेक्टरी, इसमें जो है वो क्या है आपकी, आप जो कह लें डेटाबेस जो होती है आपकी, मैंने नीचे मेंशन भी किया हुआ है, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्लास दैट इज यूज्ड टू एक्सटेंड द कैपेबिलिटी ऑफ द सर्वर दैट होस्ट एप्लीकेशन एक्सेस्ड बाय मीन ऑफ द रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स प्रोग्रामिंग मॉडल। ठीक है, ऐसी जो आप इसे कह लें डेटाबेस जिसमें जो होती है क्या होती है, सर्वर की एक्सटेंशंस फाइल जिसे आप कह लें ना, वो पड़ी होती है। ठीक है, यूज टू एक्सटेंड द कैपेबिलिटीज ऑफ सर्वर, जो कि सर्वर की कैपेबिलिटीज को एक्सटेंड करती हैं। दैट होस्ट एप्लीकेशन एक्सेस्ड बाय, होस्ट एप्लीकेशन के जरिए एक्सेस किए जाते बाय मीन ऑफ द रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स प्रोग्रामिंग मॉडल, जिसमें रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स दोनों मॉडल यूज किए जाते हैं। मतलब आप इसको कह लें आपके, ये एक तरह की क्या है, एक डेटाबेस है। ठीक है, सर्वर की डेटाबेस आप इसे कह लें, जिसमें क्या होता है, सर्वलेट जो होती है सर्वर की एक डेटाबेस होती है जिसमें रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्ड दोनों के मॉड्यूल्स पड़े होते हैं। ठीक है, आप उसे क्या करते हैं, उसके थ्रू जो है रिक्वेस्ट आती हैं और उसके थ्रू जो है वो डेटाबेस से डाटा को फैच करके जो है उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। सही है, तो ये सारी जो डायरेक्टरीज हैं ये सर्वर रूट की सब डायरेक्टरीज हैं, अलग अलग काम जो है वो परफॉर्म करती हैं। सर्वर के अंदर बता रहा हूँ कि डायरेक्टरीज क्या होती हैं और वो काम क्या क्या करती हैं। ठीक है, देयर इज अ नॉर्मल टू इनिशियल कॉन्फ़िगर फाइल दैट गेट लोडेड व्हेन द सर्वर कम्स अप। क्या मतलब है, अब देखें, मतलब यहाँ पे डायरेक्टरीज हैं, डायरेक्टरी में क्या होता है, इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है। ठीक है, मैं आपको अगर समझाऊं इसको तो इस तरह भी समझा सकता हूं कि आप जब कंप्यूटर ऑन करते हैं, बटन दबाया तो क्या होता है, बूट्स अप होता है, कंप्यूटर बूट्स अप होता है ना। क्या मतलब, बूट्स कहाँ में पड़े होते हैं, बायोस में पड़े होते हैं। बाइनरी इनपुट आउटपुट जो है हमारे कंप्यूटर की बायोस जो होती हैं उसमें पड़ी होती हैं। बायोस क्या करता है, रिस्पॉन्ड डायरेक्टरीज को या रजिस्टर्स को करता है। ठीक है, रजिस्टर्स को रिस्पॉन्ड करता है। रजिस्टर्स के पास फाइल होती है, वो रैम के पास जाती है, रैम उसे बताती है कि मैं ठीक हूँ, डिस्प्ले शो करवाओ। ठीक है, डिस्प्ले शो होता है, ऊपर विंडोज चलनी स्टार्ट हो जाती हैं। अब रैम में जो टेम्परेरी फाइल्स पड़ी होती हैं वो रन होती हैं, रजिस्टर्स में जो टेम्परेरी फाइल पड़ी होती है वो रन होती है। उसके बाद प्रोसेसर वर्क करता है, प्रोसेसर साथ साथ वर्क करता है, सॉरी रैम के साथ साथ। ठीक है, तो वो क्या होता है, हमारा डिस्प्ले शो हो जाता है और फिर जो है वो लोड क्या होती है, एंड पे हार्ड ड्राइव लोड होती है, जो कि क्या करती है, उसे बताती है कि मेरे पास सी एक ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा हुआ है विंडोज़ का, वो आप रन करवाओ, तो वो रन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, इस तरह आपका सिस्टम चलता है। तो सर्वर किस तरह चलता है, सर्वर में भी इस तरह जो इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है वो लोड होती है, जो इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन करवाती है ना, वो लोड होती है। ठीक है, जब सर्वर चलता है, और जिसके पास क्या होती है, एक्सटेंशंस पैरामीटर्स होते हैं। जैसे जो है वो रजिस्टर के पास होता है डिस्प्ले की फाइल, और उसके पास होती है कि हार्ड ड्राइव को कॉन्फ़िगर करने वाली फाइल, हार्ड ड्राइव को चलाने वाली फाइल, तो वो लेके जाता है रैम के पास, रैम आगे से उसको लोड करता है, डिस्प्ले करवाता है। प्रोसेसर जो होता है वो रैम को, जो हार्ड ड्राइव की जो फाइल को लोड करता है और उसको शो करवाता है। सेम एज इट इज इसके पास क्या होती है, एक्सटेंशंस पैरामीटर होते हैं, और इंफॉर्मेशन होती है किसके बारे में, अबाउट द लोकेशन ऑफ अदर कॉन्फ़िगरेशन फाइल, कि दूसरी जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल उठानी है वो कहाँ पे पड़ी हुई है, उनको कैसे उठाना है, ये भी इंफॉर्मेशन किसके पास होती है, एक्सटेंशन पैरामीटर के पास होती है। तो वो जाता जाता है फाइलें उठाता जाता है और उनको क्या करता जाता है, लोड करता जाता है। और इसके अलावा उसके पास बहुत सारी दूसरी डायरेक्टरीज की भी लोकेशन होती है, ताकि वो क्या कर सके, दूसरी डायरेक्टरीज को भी क्या कर सके, एक्सेस कर सके विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी डिले ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये सारी जो है वो फाइल उनके पास होती हैं। उसके अलावा कॉन्फ़िगरेशन फाइल फॉर्मेट वेरी फ्रॉम डिफरेंट सर्वर। कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो होती है वो एक सर्वर में भी हो सकती हैं, 2-3 सर्वर में भी हो सकती हैं, और सर्वर्स भी आपस में कनेक्ट होते हैं, और वो क्या करते हैं, उन फाइल को लोड करते हैं और सिस्टम जो रहता है उसको शो करवाते हैं। और सारे पीछे 3-4 सर्वर के पीछे जो सिस्टम लगे होते हैं वो भी क्या होते हैं, चल पड़ते हैं। ठीक है, फॉर एडिशनल एट्रीब्यूट वैल्यू पेयर टू XML फॉर्मेट। देखिए XML आ गया ना, अब यहाँ पे हमें काम आएगा। अब XML हमने पढ़ा हुआ है कि XML क्या होती है। XML फॉर्मेट क्या होता है, ऐसी फाइल जिसमें जो है हमारा डाटा स्टोर होता है। ठीक है, हमारे जो एट्रीब्यूट्स, हमारे एलिमेंट्स, जो हमने जो अपनी वैल्यूज़ जो है वो रखी हुई हैं,
तो वो क्या होती है, शो होती है। तो बिल्कुल सर्वर में भी XML फॉर्मेट की फाइल यूज़ होती है ताकि वो क्या कर सके, डाटा को लोड कर सके और लैंग्वेज रिस्ट्रिक्शंस या ऑपरेटिंग सिस्टम रिस्ट्रिक्शन ना हो, इसलिए XML फाइल इसमें यूज़ होती है। ठीक है, सो आगे चलते हैं, देखते हैं क्या और चीज़ क्या होती है। There exists a situation when it is desirable to depart from the conventions that call for the most important directory to be defined, ठीक है, as सब डायरेक्टरीज ऑफ द सर्वर रूट। अब इनमें एक ये भी सूरत मौजूद होती है कि आप अपने ग्रुप वाली फॉर्म से किसी भी डायरेक्टरी में जा सकते हैं, किसी भी डायरेक्टरी को सर्वर रूट के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि सर्वर रूट की सब डायरेक्टरीज मैंने आपको बताया ना, बाकी सब डायरेक्टरीज होती है, CGI, सर्वेलेंट और इस तरह की जो होती हैं वो सब डायरेक्टरीज होती है। तो आप किसी भी जो है वो इनके थ्रू किसी भी डायरेक्टरी को एक्सेस कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे एक मशीन है, बहुत सारे जो है वो मशीन्स उसके साथ एक मशीन के साथ रन कर रहे हैं, ठीक है, जिसे सर्वर कहते हैं, लेकिन क्या है वो इंटरचेंजेबल है। ठीक है, इंटरचेंजेबल मतलब क्या, आप उससे क्या कर सकते हैं, अलग अलग जो है वो दूसरी सर्विसेज को, दूसरे सिस्टम्स को भी क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके में क्या होता है, आप एक ही तरह की आज़ादाना लोकेशन को इस्तेमाल करते हुए, इंडिपेंडेंट लोकेशन को इस्तेमाल करते हुए डिफरेंट सर्वर पर क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं, डिफरेंट सर्वर को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह आपको ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप क्या करें, सेम CGI क्या मैंने आपको बताया कि ग्राफिक्स जो हैं उनको कहते हैं, उनकी डायरेक्टरीज को CGI कहते हैं। तो इस तरह आपको ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप सेम CGI को एग्जीक्यूट करें और सेम ही सर्वेलेंट डाटाबेस को जो है वो भी करें और क्या करें, उनको दूसरे सिस्टम्स को एक्सेस करने के लिए जो है वो क्या करते हैं, हम या तो हम क्या करते हैं, उस सर्वर की, जिस सर्वर पे हम काम कर रहे हैं उस सर्वर की डेटाबेस को या उसके CGI को एक्सेस करते हैं, या अगर डिफरेंट सर्वर्स आपस में कनेक्ट हों तो हम क्या करते हैं, दूसरे सिस्टम से, दूसरे सर्वर से भी उस सिस्टम को क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन डायरेक्टरी इसमें क्या होती है, डायरेक्टरीज ही शेयर होती है ना, उस सिस्टम की इस सिस्टम के साथ, इस सिस्टम की दूसरे सिस्टम के साथ, इस सर्वर की उस सर्वर के साथ। तो लेकिन जब भी आपने डायरेक्टरीज जो है वो आपने शेयर करनी है तो इस बात का ख्याल रखना है कि उनकी प्राइवेसी जो है वो मुहतात रहे, क्योंकि डायरेक्टरीज ही वो चीज़ होती है जिसमें क्या होता है, आपका सारे का सारा डाटा, सारे की सारी XML फाइल, सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो अगर वो डायरेक्टरीज जो है वो ख़राब, मतलब कोई चोरी कर लेगा या कोई इस तरह ख़राबी हो जाएगी उसमें, तो आपको बिगेस्ट लॉस होगा। सही है, तो आप उन डायरेक्टरी जब भी शेयर करें तो उसकी प्राइवेसी, उस पर आप फायरवॉल लगाएं, आप जो मर्जी करें, इट्स टोटली अप टू यू। सही है, तो नेक्स्ट चलते हैं एग्जीक्यूशन के बारे में। ठीक है, एग्जीक्यूशन में मैं आपको बताऊं कि HTTP जो सर्वर है ना वो बहुत ही उलझा हुआ होता है इसमें, क्योंकि देखें हर सर्वर के हर मशीन पे 100 ऑफ वेबसाइट्स होती हैं। ठीक है, 100 ऑफ वेबसाइट पे हमने काम करना है, उनको खोलना है। ठीक है, तो क्या है, उसको मैंने नाम दिया है इधर थ्रेड्स का। थ्रेड्स मतलब धागे, बहुत ही उलझे हुए धागे होते हैं। ठीक है, तो इन उलझे हुए धागों को सुलझाना भी होता है, मतलब बहुत ही उलझा हुआ था। इनमें कुछ जो धागे वो आपकी डेस्टिनेशन पोर्ट पर इस्तेमाल होते हैं, आप उनको देख सकते हैं, आपको पता होता है कि ये जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, या ये जो है हम इस वक्त जो है वो एट्रीब्यूट या HTTP या इस तरह की जो चीज़ है हम यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि डेस्टिनेशन पोर्ट पे सारा कुछ नज़र आ रहा होता है, हमें पता होता है कि इसके थ्रू ये पिंग जा रही है, इसके थ्रू ये पिंग जा रही है, यहाँ पे जा रही है, इतनी बैंडविड्थ पे जा रही है, तो हमको सारी वो जो सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर होता है उसको सारा नज़र आ रहा होता है। और दूसरा जो है आने वाली रिक्वेस्ट और इनके प्रोसेस के हवाले से वो भी क्या होती है, इसमें नज़र आ रही होती है, कौन सी रिक्वेस्ट आ रही है, कौन सी जा रही है, और ज़ाहिरी बात है सर्वर पे सारी कॉन्फ़िगरेशन होती है, सब कुछ उसमें क्या होता है बिल्कुल वाज़ेह नज़र आ रहा होता है। ठीक है, सो इट विल बी गुड इफ़ वी परफॉर्म एवरी थ्रेड, अगर हर थ्रेड को हम क्या करें, परफॉर्म करें, सो डैट दे डू नॉट हैव टू बी स्टार्टेड एंड इनिशियल फॉर एवरी रिक्वेस्ट।
हर थ्रेड को इस्तेमाल करें, तो इसके लिए इससे फ़ायदा क्या होगा कि हमें जो है हर रिक्वेस्ट और हर रिस्पॉन्ड पे हमें चेक नहीं लगाना पड़ेगा, हमें देखना नहीं पड़ेगा। इसको मैं आपको इस तरह समझाऊं कि एक रिक्वेस्ट आ रही है, आपने उसको देखा, एक रिक्वेस्ट फिर आ रही है, फिर उसको देखा, एक रिक्वेस्ट जा रही है, तो इस तरह तो मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट आएंगी और जाएंगी। तो क्या होगा, इससे अच्छा है कि आप जो है हर पोर्ट पे एक चेक लगा दें, ताकि उस पोर्ट जाने और वो जाने कि कौन सी रिक्वेस्ट आ रही है, कौन सी जा रही है, किसको आने देना, किसको जाने देना, वो पोर्ट हैंडल करे। ठीक है, बजाय कि हर जो है रिक्वेस्ट की कॉन्फ़िगरेशन करने के हम वो पोर्ट के ज़रिए इसकी कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। सो जैसे मैंने ये एक आपके पास सामने सैंपल रखा है कॉन्फ़िगरेशन फाइल का। देखिए, सर्वर नेम मेरा है डेमो, मेरे सर्वर का नेम डेमो है। ठीक है, सर्वर रूट उस पर क्या है, सी प्रोग्राम फाइल अपाचे का मैं सर्वर यूज़ कर रहा हूँ, अपाचे ग्रुप अपाचे। ये मेरी जो है पाथ है सर्वर का, सर्वर रूट, जिसे मैंने कहा था ना आपको कि सर्वर की सारी डायरेक्टरीज जो है वो इसमें होती हैं, तो ये डायरेक्टरी है सर्वर की। ठीक है, तो अपाचे सर्वर टाइप अपाचे का मैं सर्वर यूज़ कर रहा हूँ। तो सर्वर टाइप क्या, स्टैंड अलोन, मतलब अकेला तनहा खड़ा हुआ है, अकेला यही की सर्वर है। पोर्ट 80 है, कीप अलाइव ऑन है, मतलब उस पर चेक जो है वो ऑन है, उसको हमने नज़र रखनी है। ठीक है, मैक्स कीप अलाइव रिक्वेस्ट 100 के 100 रिक्वेस्ट 100 रिक्वेस्ट उस पर आ सकते हैं। ये मैं सब कुछ जो है वो पिंग के थ्रू सेट कर देता हूँ अपने सर्वर पे, कि जो है जैसे आप प्रोग्रामिंग में चेक लगा देते हैं, ठीक है, कि 5 लेस देन इज इक्वल टू 8, ठीक है, या तो 5 के बराबर हो या 5 से नीचे हो, नीचे वाली वैल्यू को एग्जीक्यूट करें। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इस तरह के चेक लगा देता हूँ। तो इस तरह ही मैंने इधर लगाया कि मैक्स कीप अलाइव रिक्वेस्ट 100 कि मैक्सिमम जो रिक्वेस्ट है 100 है। और कीप अलाइव टाइम आउट, अक्सर आप जो है इंटरनेट आपका जब स्लो चल रहा हो तो जो है वो एक वेबसाइट आप खोलें, वो 20, 25, 30, 1 मिनट 2 मिनट बगैर ना खुले तो वो क्या कहता है, टाइम आउट। तो उन्होंने अपने सर्वर के पीछे लगाया हुआ है कि मैक्सिमम 1 मिनट तक लोड करो, अगर तो लोड ना हो तो वो क्या कर दी कि टाइम आउट, मतलब आप टाइम से बाहर चले गए हैं, आप अब दोबारा इसको खोलें, अब नहीं है खुलने वाली। ठीक है, तो आप दोबारा रिफ्रेश करते हैं, तो अगर इंटरनेट ठीक चल रहा हो तो वो खुल जाती है। इसी तरह ही मैंने भी एक चेक लगाया हुआ है कि कीप लाइव टाइम आउट 15 सेकंड के 15 सेकंड के बाद पिंग जो है वो खुद ब खुद टर्मिनेट हो जाए, और जो अगर आप 15 सेकंड के अंदर अंदर जो है रिक्वेस्ट को एक्सेस नहीं करते या रिक्वेस्ट नहीं आती तो वो खुद ब खुद टर्मिनेट हो जाए। मैक्स रिक्वेस्ट पर चाइल्ड मतलब एक तो पेरेंट रिक्वेस्ट होती है, एक उसकी पेरेंट की रिक्वेस्ट होती है, जैसे आप के पेरेंट्स और आप चाइल्ड हैं। ठीक है, इसी तरह ही रिक्वेस्ट के अंदर रिक्वेस्ट होती है, जैसे डायरेक्टरीज के अंदर सब डायरेक्टरीज होती हैं, तो वो क्या है 200। अगर रिक्वेस्ट 100 है और उनकी सब रिक्वेस्ट हर रिक्वेस्ट की 200 हो जाए, उनके लिए टाइम आउट है 300 सेकेंड। ठीक है, तो ये इस तरह की जो मैंने आपको थोड़ा सा मैंने कहा आपको सैंपल दिखा दूं कि इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन इस तरह होती है। पोर्ट 80 है मेरी, 80 पोर्ट, मतलब हर पोर्ट को एक नंबर असाइन होता है, तो उस पोर्ट के अंदर जो है वो मैंने क्या क्या काम किया है, मैंने कीप अलाइव ऑन कर दिया है। ठीक है, मैक्स कीप अलाइव उस पर रिक्वेस्ट 100 लगा दिए कि 100 रिक्वेस्ट आए मैक्सिमम। कीप अलाइव टाइम आउट 15 सेकंड। इसी तरह सेम एज इट इज़ ही आपकी जो है आप खोलें जो है सर्वर, कोई भी वेबसाइट खोलें, जैसे आप इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की या कोई भी किसी यूनिवर्सिटी की, या जब आपका रिजल्ट आता है 9th 10th का, तो देखते नहीं है कि एकदम से जो है सर्वर डाउन हो जाता है। तो फॉर एग्जांपल उन्होंने रिक्वेस्ट लगाई हुई है पीछे 10,000 और एक्सेस करने वाले जो हैं 20,000 आ गए हैं, तो हर आधे दूसरे बंदे का टाइम आउट आता जाएगा, टाइम आउट होता जाएगा। वो कहेगा भाई पहले ही ट्रैफिक पूरी हो चुकी है, अब मैं और एक्सेस नहीं करवा सकता, सर्वर जैम हो जाएगा, सर्वर जो हैंग हो जाएगा और आपको उससे एक्सेस नहीं मिलेगी। आप कहेंगे यार वेबसाइट नहीं चल रही, तो जो है ना वो सिस्टम हैंग हो गया या वेबसाइट पीछे से बंद हो गई है। तो वेबसाइट बंद नहीं होती, उस पर ट्रैफिक लोड ज़्यादा हो जाता है, मैक्सिमम कीप अलाइव रिक्वेस्ट जो उन्होंने लगाई होती है उससे बढ़ जाता है काम, तो इसलिए आपको टाइम आउट आ रहा होता है। तो या तो आपका जो है वो टाइम आउट आ जाता है या वैसी वेबसाइट जो एक्सेस नहीं होती। ठीक है, तो ये चीज़ होती है सर, कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी सी इस टाइप की होती है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। एट द सेम टाइम दिस सर्वर इज सपोज टू ब्रेक द कनेक्शन इन 15 सेकेंड। 15 सेकंड के बाद सर्वर जो कनेक्शन ब्रेक कर देगा। गो बाय विदाउट न्यू रिक्वेस्ट। मैनी सर्वर मेक इट पॉसिबल टू इम्पोज अ लिमिट
ऑन अ नंबर ऑफ रिक्वेस्ट, लिमिट लगाते हैं, ठीक है, ऑफ अ रिक्वेस्ट प्रोसेस विदाउट स्टार्टिंग अ चाइल्ड प्रोसेस, कि चाइल्ड प्रोसेस ना स्टार्ट हो, पेरेंट ही स्टार्ट हो, उस पर 15 सेकंड की लगा दो, चाइल्ड पे अलग लगा दो, जैसे मैंने लास्ट स्लाइड में लगाई हुई है। दिस लिमिट वाज इंट्रोड्यूस फॉर एवरी प्रैग्मेटिक रीजन कोई भी हकीकी रीज़न, जैसे मैंने कहा मेरी जो है वेबसाइट पे मिलियंस ऑफ यूज़र आ जाते हैं, ये मेरी एक हकीकी रीज़न है, तो इसके लिए मैं क्या लगाता हूँ, चेक लगा देता हूँ। तो टू अवॉइड प्रोलॉन्ग्ड यूज दैट रिजल्ट इन लीकिंग मेमोरी और अदर रिसोर्सेज, के हमारी मेमोरी ना जो है वो लॉस हो जाए या रिसोर्स ना लीक हो जाए, इस तरह के चेक के लिए वो क्या लगा देते हैं, चेक लगा देते हैं कि 100 यूज़र आए, इससे ज़्यादा ना आए। द नेचर ऑफ HTTP प्रोटोकॉल विद इट्स इंडिपेंडेंट रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स मेक इट पॉसिबल टू अवॉइड द प्रॉब्लम सिंपल बाय द रिस्टार्टिंग द प्रोसेस। जब रिस्टार्ट सिस्टम होगा, सब रिस्टार्ट होगी, टाइम आउट होगा, दोबारा चलेगा, तो उससे क्या होगी, आप उसको रिक्वेस्ट को हैक नहीं कर सकते या उसको चोरी होने का ख़तरा नहीं है, उस तरह की जो है उस इंफॉर्मेशन आपकी रिसोर्स आपके ज़ाया होने का ख़तरा नहीं है। फाइनली द टाइम आउट लिमिट प्रोसेस इज टाइम फॉर इंडिविजुअल रिक्वेस्ट, हर रिक्वेस्ट के लिए टाइम आउट लिमिट जो है वो ज़रूरी है और होनी भी चाहिए, ताकि जो है वो हमारा सर्वर बेहतर तरीके से काम कर सके, ठीक है। HTTP 1.1 इन डिज़ाइन टू सपोर्ट वर्चुअल होस्टिंग। वर्चुअल होस्टिंग आपको पता है क्या होती है, नहीं ना पता चल रहा, आगे ही लिखा हुआ है बच्चों, दी एबिलिटी ऑफ अ सिंगल सर्वर टू एक्सेप्ट रिक्वेस्ट टारगेटेड टू डिफरेंट डोमेन्स, मुख्तलिफ डोमेन से एक सिंगल सर्वर को एक्सेस करने की जो होस्टिंग उसे कहते हैं, ठीक है, वर्चुअल होस्टिंग। बहुत सारे सर्वर इस बात को यकीनी बनाते हैं कि पहले एक जो लिमिट है वो रिक्वेस्ट की वो प्रोसीड हो, देन वो क्या हो, चाइल्ड प्रोसेस स्टार्ट हो, ये लास्ट लाइन में बता चुका हूँ मैं। इट इज़ क्वाइट यूजफुल व्हेन गेटिंग यू फेवर इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडर टू होस्ट योर साइट, ठीक है, तो उनके लिए यूजफुल होता है जो आपके फेवरेट होते हैं। एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द फंक्शनैलिटी इज द रीजन ऑफ द रिक्वायरिंग ऑफ होस्ट हेडर इन एवरी रिक्वेस्ट, एवरी वर्चुअल होस्ट मे बी कन्फिगर सेपरेटली, हर जो वर्चुअल होस्ट है वो कन्फिगर हो सकता है सेपरेटली। आफ्टर ऑल डिफरेंट वर्चुअल होस्ट स्टिल शेयर द सेम फिजिकल रिसोर्स, जाहिरी बात है डिफरेंट जो फिजिकल रिसोर्सेज को क्या कर सकते हैं, वर्चुअल होस्टिंग के जरिए वो शेयर कर सकते हैं अगर उन पर कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, ठीक है क्लास। तो ये थोड़ा सा जो है वो आपको मैंने बताया है कि सर्वर क्या होता है और उसकी कॉन्फ़िगरेशन इस टाइप की होती है, थोड़ी सी एक पोर्ट की मैंने थोड़ी सी करके दिखाई है आपको। इसी तरह ही मैंने एक पिक्चर भी अभी जो है वो डाउनलोड की है, ये हियर इट इज़, देखिए ये इस तरह सर्वर कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है। तो एक पोर्ट में मैंने कॉन्फ़िगरेशन की है स्पेसिफिक HTTP एंड SSL सिक्योर सॉकेट लेयर, SSL होता है सिक्योर सॉकेट लेयर प्रॉपर्टीज, आप लोगों ने शायद अभी ना पढ़ा हो सिक्योर सॉकेट लेयर क्या होता है। बी श्योर दैट नो अदर सर्वर इज रनिंग ऑन द स्पेसिफिक पोर्ट, कि इस स्पेसिफिक पोर्ट पे जो मेरी 8080 पोर्ट है इस पे कोई और सर्वर रन ना कर रहा हो। मैंने उसको होस्ट नेम दिया mycomputer.com, जो मर्जी दे लें, आपकी मर्जी है। होस्ट पोर्ट क्या है, 8080 है, ठीक है। SSL पोर्ट क्या है, 8443, ठीक है। सिक्योर सॉकेट लेयर पोर्ट जो है सिक्योर सॉकेट लेयर पोर्ट जो बिल्कुल सिक्योर है, ठीक है, जिस पे आपकी फायरवॉल लगी हुई है। और कनेक्टर क्या है, 8081, ये जो है वो कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। नीचे देखिए मैंने SSL सर्टिफिकेट अलाइस यूजर नेम उसका दिया है, पासवर्ड दिया है, फिर पासवर्ड कंफर्म किया। तो मैंने इस पे क्या लगाया, देखिए मैंने एक पोर्ट पे क्या कर दिया, 8080 पोर्ट है, उस पर मैंने यूज़र नेम पासवर्ड भी लगा दिया है और मैंने बता भी दिया है कि इस पोर्ट पे कोई और यूज़र एक्सेस ना हो। तो इस तरह आपको वर्चुअल जो है सर्वर भी मिल जाते हैं, अपाचे वगैरह की सर्विसेज अगर आप लेना चाहें तो वो पेड और अनपेड दोनों मिल जाती हैं। आप उस पर अगर ट्राई मारना चाहें तो मार सकते हैं। बहरहाल अभी आपको कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी है क्योंकि वो बहुत जो है वो लेंथी प्रोसेस होता है और इस पर पिंग्स बहुत यूज़ होती हैं। सो ये आपको थोड़ा सा हाउ नो देने के लिए सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन आज हमारा टॉपिक था। होप सो कि आप लोगों को अंडरस्टैंड हो गया होगा। सो थैंक यू वेरी मच क्लास, स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।